Hello everyone, so myself Anshul and welcome to my channel Miss Botanophilic. So in today's video I'll be telling you about the topic nutrient output. तो आज की वीडियो में हम लोग न्यूट्रिएंट आउटपुट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको न्यूट्रिएंट इनपुट के बारे में बताया था कि किस तरह से न्यूट्रिएंट्स का एडिशन होता है इनटू द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट का आउटपुट, ये कहीं ना कहीं एक ओवरऑल समरी है फॉर न्यूट्रिएंट लॉसेस। ठीक है, न्यूट्रिएंट लॉस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर एक पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से वाटर पे लॉस होता है, फायर की वजह से लॉस होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी न्यूट्रिएंट लॉस के बारे में। आज हम पढ़ लेते हैं न्यूट्रिएंट आउटपुट के बारे में कि किस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल जो ऑलरेडी फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे आ चुके थे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम से एलिमिनेट हो जाते हैं। इससे पहला मेथड जो होता है न्यूट्रिएंट आउटपुट का, प्लांट अपटेक। प्लांट कैसे अपटेक करते हैं? न्यूट्रिएंट टेकन बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। आपको पता है कि रूट एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जहाँ से जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर का अपटेक करते हैं। ओके, जब वो वाटर को अपटेक करते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट जो एक स्टेप होता है जिससे न्यूट्रिएंट का आउटपुट होता है फ्रॉम द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इट्स द प्लांट अपटेक। सेकेंड स्टेप वी हैव द हार्वेस्टिंग एंड द रिमूवल। देखो, सिंपल मैनर पे अगर हम हार्वेस्टिंग के बारे में कहेंगे तो हम कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं इथनोबॉटनी, हम प्लांट पे डिपेंड करते हैं अलग अलग रिसोर्सेज के लिए। चाहे वो टिम्बर हो, अगर हमें लकड़ी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम जाते हैं फॉरेस्ट से वुड्स को कट करते हैं, उन्हीं वुड्स को यूज़ करते हुए हम फर्नीचर प्रिपेयर करते हैं। इकोसिस्टम पे हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो हार्वेस्टिंग या फिर रिमूवल से क्या मतलब होता है? हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग ऑफ टिम्बर्स एंड other plant resources causes indirect removal of nutrient from the forest area। पर्टिकुलर लैंड है, उस लैंड पे 10 प्लांट्स है, वो 10 प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो CO2 भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो O2 भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिन के टाइम दे आर प्रोड्यूसिंग द O2 एंड द नाइट टाइम दे आर प्रोड्यूसिंग द CO2। ऑल्सो क्या है कि जब उनकी लीव्स शेड डाउन होती है, जब उनकी लीव्स गिरती है तो वो वहाँ का बायोमास क्रिएट कर रही है। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के थ्रू क्या कर रही है? वो कहीं ना कहीं ह्यूमस के कंटेंट को क्रिएट कर रही है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया से 5 प्लांट्स को रिमूव कर देती हूँ तो वहाँ का जो बायोमास है वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा, और एक तरह से जो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का इनपुट हो रहा था उन पर्टिकुलर 5 प्लांट्स की वजह से उसका भी वहाँ से रिडक्शन हो जाएगा। ओके, तो प्लांट्स की, टिम्बर्स की हार्वेस्टिंग करने की वजह से कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉरेस्ट एरिया से वो भी डिक्रीज हो जाते हैं या फिर वो रिमूव हो जाते हैं। Now third we have the litter decomposition. It can be lost through the leaching or volcanization, especially in high rainfall and elevated temperature. देखो, लीचिंग और वॉल्कनाइजेशन के बारे में अभी आगे आने वाली वीडियोस पे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ लो कि लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे वाटर अगर एब्जॉर्प्शन जोन से नीचे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे प्लांट्स की रूट एंड अप हो जाती है, तो उसके बाद से वो जो वाटर होता है उसको हम वेस्ट विथ वाटर बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। इट कैन बी लॉस्ट थ्रू लीचिंग और वॉल्कनाइजेशन, स्पेशली इन हाई रेनफॉल एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। डिकम्पोजिशन का मतलब आपको पता होगा, इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक वन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसका मतलब वो पर्टिकुलर सॉइल में क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जो डिकम्पोजर्स है उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल वन पे जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है और एलिवेटेड टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है तो कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है जैसे कि लीचिंग। ठीक है, रेनफॉल अगर ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा लीचिंग हो गया। अगर एक्सेसिव वाटर हो रहा है, रूट्स वीक हो रही है तो उसकी वजह से सॉइल रिमूव होती है और वो रिमूव्ड सॉइल के साथ न्यूट्रिएंट्स भी लॉस होते हैं। इसके अलावा जब वाटर लॉस हो जाता है या वो रूट वाली जो एब्जॉर्प्शन जोन होता है उससे भी नीचे चला जाता है तो उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी कहीं ना कहीं लॉस हो जाते हैं। एलिवेटेड टेम्परेचर कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा जब बढ़ा हुआ टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस होती है जैसे कि हम बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस लाइक कंबशन एंड वॉल्कनाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट वी हैव द बायोमास ट्रांसफ़र। देखो, बायोमास ट्रांसफ़र बिल्कुल हार्वेस्टिंग को ही इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में 10 प्लांट्स थे, हमने उसमें से 5 को रिमूव कर दिया तो वहाँ से बायोमास कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है। तो आप ये बायोमास ट्रांसफ़र वाला पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव द वॉलेटाइलाइजेशन एंड द गैसियस लॉस। सो वॉलेटाइलाइजेशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इट कॉज द लॉस ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। CO2 इज ऑल्सो लॉस। देखो, CO2 का जब लॉस हो रहा है तो
तो आप उसको कंबशन बोलो, और जब नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है तो उसको हम वॉलेटाइलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर दिस वी हैव द न्यूट्रिएंट एक्सपोर्ट। सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट एक्सपोर्ट? बाय वाटर रन ऑफ, स्पेशली दोज soluble in water are carried away by rain water or run off into stream, rivers और ग्राउंड वाटर। एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या होता है कि जब एक्सेसिव रन ऑफ हो जाता है, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि जब ओवर हैवी रेनफॉल हो जाता है, तो हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है, या तो लीचिंग की प्रोसेस होती है या फिर जो न्यूट्रिएंट्स ओवरफ्लो हो जाते हैं। जब ग्राउंड की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो जाती है, जो एक्सेसिव वाटर होता है ना वो फ्लो हो जाता है, वो अपने साथ साथ सॉइल को भी रिमूव करता हुआ चलता है, और उसी पर्टिकुलर जो एक्सेसिव वाटर रन ऑफ होता है उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का भी रिमूवल हो जाता है, ठीक है। और स्पेशली ऐसे न्यूट्रिएंट्स का रिमूवल होता है जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। सो दे आर आइदर इजीली कैरिड अवे बाय द रेन वाटर, और दे आर रन ऑफ इनटू द स्ट्रीम, रिवर और ग्राउंड वाटर। सो आई होप कि न्यूट्रिएंट इनपुट और न्यूट्रिएंट आउटपुट के बारे में आपको समझ में आया होगा। ऐसे जो फॉरेस्ट इकोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं इसमें ज़्यादा कुछ लिखने का मैटर तो नहीं होता है, बट आपका जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए कि भाई न्यूट्रिएंट का इनपुट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या सोर्सेज हैं, न्यूट्रिएंट का आउटपुट हो रहा है तो क्या उसके पर्टिकुलर सोर्सेज हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट इनपुट और न्यूट्रिएंट आउटपुट है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर सिस्टम और इंट्रा सिस्टम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मॉडल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ओके, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जितना न्यूट्रिएंट इनपुट होना चाहिए, अगर न्यूट्रिएंट आउट से अगर न्यूट्रिएंट इनपुट नहीं हो रहा है तो भाई न्यूट्रिएंट अगर आउटपुट ही कंटिन्यूसली होता रहा तो आप खुद सोचो कि क्या होगा, फॉरेस्ट जो साइकिल है वो कम यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, सो न्यूट्रिएंट का इनपुट यानी कि न्यूट्रिएंट का एंट्रेंस होना फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस साइकिल को, जो एक साइक्लिंग मॉडल हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस साइक्लिंग मॉडल को कंटिन्यू रखा जाए। ओके, सो आई होप कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको न्यूट्रिएंट आउटपुट के बारे में बताया था ये आपको क्लियर रहा होगा। इसके आगे आने वाली वीडियो पे हम लोग न्यूट्रिएंट लॉस पढ़ेंगे फ्रॉम द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सो अगर आज की वीडियो से आप लोग को हेल्प मिली है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट फील होता है तो आप लोग मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। एंड मैं एक और चीज़ यहाँ पे लास्ट में ऐड अप करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को राइटिंग की कोई भी प्रॉब्लम है, जो मेरे नोट्स है ये मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम के हैं, एंड यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो उसके लिए मैं आपको पहले प्रॉपरली पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो आई होप कि इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।